हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज इस वीडियो में हम आपको आज का करंट अफेयर्स यानी 14 मई 2020 का करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7 साल, ऑप्शन नंबर बी है 10 साल, ऑप्शन नंबर सी है 3 साल, ऑप्शन नंबर डी है 5 साल। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर समझते हैं। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 साल। 5 साल है जो अटल पेंशन योजना है, वह 5 साल अपने पूरे कर लिए है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मतलब अटल पेंशन जो योजना है उसमें शामिल होने के लिए आपकी न्यूनतम जो उम्र है, मिनिमम जो उम्र है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वह 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जो आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए वह 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह जो योजना है उसके तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिक हैं, उन लोगों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। ठीक है, यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? जो गांधी शांति पुरस्कार है 2020 के लिए, उसकी अंतिम तिथि नामांकन के लिए कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 30 जून 2020, ऑप्शन नंबर बी है 15 जून 2020, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2020। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 जून 2020 तक गांधी शांति पुरस्कार में नामांकन के लिए जो डेट है, जो तारीख है, वह 15 जून 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? वह कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? कार्यक्रम है प्राणवायु कार्यक्रम, किस राज्य ने शुरू किया है? चलिए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है, उन्होंने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए विस्तार समझते हैं। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण
हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, कोविड-19 के कारण क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, जो कोविड-19 है उसके कारण हाइपोक्सिया रोग होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी है पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी है रांची हवाई अड्डा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है उसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। बेंगलुरु केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। क्या है? तो बेंगलुरु के जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया। मतलब इस हवाई अड्डा है उसको ग्राहकों की पसंद, मतलब ग्राहक उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसके मद्देनज़र देखते हुए बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। मतलब जो बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन है वह बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड उस करती है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। इसमें सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? वंदे भारत जो अभियान है उसका दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? ऑप्शन नंबर है 30 जून, ऑप्शन नंबर बी है 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 22 मई, ऑप्शन नंबर डी है 18 मई। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 मई। मतलब 16 मई से 22 मई तक तारीख चला गया। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। जो भी विदेशों में फंसे हुए हैं भारत के नागरिक, उन लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। ठीक है, इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। यह जो मिशन है उसका दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इसके तहत 31 जो देश है उनमें फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी 12 मई 2020 को रात 8 बजे बैठक किए थे, जिनमें अपने संशोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक जो हालात हैं उसको सुधारने हेतु वह कितने लाख करोड़ रुपयों की घोषणा की है। आइए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 30 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 लाख करोड़
रुपयों की नरेंद्र मोदी ने आर्थिक जो स्थिति है, हालात है, उसको सुधारने हेतु 20 लाख करोड़ रुपयों की घोषणा की है। चलिए विस्तार समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज भारत के जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। यह जो भारत का हिस्सा में है तो वह 10% हिस्सा है 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज जीडीपी में। ठीक है, भारत की जीडीपी में यह 10% का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी कड़ियाँ हैं, जो आर्थिक स्थिति है, उसको जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुए? ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 4 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाख। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच करने की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो गई है और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल है। इसमें 347 सरकारी है और 137 निजी प्रयोगशाला शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोविड-19 की कुल 17,62,840 जांच की जा चुकी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं और इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? ठीक है, तो वह कौन सा देश है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदल दिया है और टैगोर स्ट्रीट किया है? तो कौन सा देश है देखते हैं। ऑप्शन नंबर है इजराइल, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है रूस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इजराइल। मतलब इजराइल ने वह नाम जो तेल अवीव सड़क थी उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। चलिए विस्तार समझते हैं। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। इजराइल जो है उसने 159वें जन्म जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। टैगोर ने 159वें जन्म जयंती के मौके उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। उनकी कितनी रचनाएं? 2 रचना और 2 देशों का राष्ट्रगान बना है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानमित सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? मानमित सिंह वालिया है, उनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी है कबड्डी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। मनमित सिंह वालिया जिनका निधन 58 साल की उम्र में हो गया है, वे टेबल टेनिस से संबंधित थे, मतलब टेबल टेनिस खेलते थे। चलिए विस्तार समझते हैं। वे पिछले लगभग 2 साल से ALS एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमित सिंह 58 साल के थे। मनमित सिंह साल 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। ठीक है, 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। ठीक है, कितने में? तो 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वे साल 1981 में लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला? हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला? ऑप्शन नंबर ए है इंदु शेखर चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी है विक्रम सेठी, ऑप्शन नंबर डी है अंजना त्यागी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला है। चलिए विस्तार समझते हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाल लिया है। चतुर्वेदी झारखंड के कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। जो चतुर्वेदी हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी, वह झारखंड के कैडर के 1987 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया। आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। जो आनंद कुमार है वह संस्कृति मंत्रालय के सचिव मंत्रालय बनाए गए हैं। MNRI सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम लोग रोज़ इस चैनल पर आपको रोज़ का करंट अफेयर्स मिलता है और जल्द ही आपको कॉमर्स का पूरा एजुकेशन का वीडियो यहाँ पर अपलोड होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।